ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੈਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ खूब दिल लगा के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आपां खूब प्रैक्टिस करनी है ते नाले जिहड़ा PCS है वो आपां क्लीयर करना है। ठीक है, ते अज दा टॉपिक साडा हैगा क्लॉक्स यानी कि घड़ियां। आपां देखदे हैं कि क्लॉक्स की क्वेश्चंस आ सकते ने, किहो जिहे क्वेश्चंस हुंदे ने, किन्ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने। ठीक है, ते एक एक करके आपां क्वेश्चंस करांगे। ते सब तो पहला मैं कहना कि एक क्लॉक बनाते हैं आप। ठीक है, मान लो ये साडी क्लॉक हैगी है, क्लॉक ठीक है। इत्थे 12 हैगा, 6 है, 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, सब तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हैगा मेरे को कि जिहड़ी ये आउटर बाउंड्री है क्लॉक दी, मैं कहना कि क्लॉक इज इन द शेप ऑफ सर्कल, यानी कि आपां कहंदे कि जिहड़ी क्लॉक है वो सर्कल दी शेप च है। क्लॉक इज in the shape of circle whose circumference यानी कि outer boundary, whose circumference divided into 60 equal parts, 60 equal parts। सर्कमफ्रेंस, आउटर बाउंड्री, ये जो मेरे पास आउटर बाउंड्री है, दिस आउटर बाउंड्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 12 है, ये 6 है, ये 3, ये 9, इधर 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो 12 एंड 1 के बीच में 5 स्पेसिस हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल कंसिडर कर लेना। ठीक है, और ये जो मेरे पास ये स्पेस है यहां से यहां तक, इसको हम क्या कहेंगे? मिनट स्पेस। ठीक है, क्लॉक इज इन द शेप ऑफ सर्कल whose circumference is divided into 60 equal parts, and each part 60 equal parts, and each part is called minute space. Each part is called minute space। उसको हम क्या कहेंगे? ये minute space है, minute space। each space is called minute space। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये मिनट स्पेस है। 1 मिनट स्पेस, 1 मिनट स्पेस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तो ये टोटल 12 to 1 5 मिनट स्पेसिस आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं कहता हूं कि ये क्लॉक के अंदर हम 2 हैंड्स की बात करते हैं, ये हमारे पास जो है ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। जो लॉन्गर हैंड होगी वो हमारी मिनट हैंड होगी। लॉन्गर हैंड सबको मालूम है ये, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसमें। लॉन्गर हैंड जो है वो हमारी मिनट हैंड होगी, और जो शॉर्टर हैंड है उसको हम आवर हैंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आवर हैंड हो जाएगी, आर की हैंड। ठीक है, इसमें हम सेकंड्स के हैंड की बात नहीं करेंगे, जो भी सेकंड के हैंड की टाइम होगा उसको हम फ्रैक्शन में कंसिडर कर लेंगे, जो मिनट का टाइम होगा वो हम फ्रैक्शन में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट कहता इन 60 मिनट्स
minute hand gains 55 minute spaces over our hand. मतलब क्या हुआ इसको हम समझाता हूं, डायग्राम बनाता हूं मैं वॉच की, घड़ी की, क्लॉक की, फिर देखते हैं। दिस चलो मान लो मेरे पास एक क्लॉक है, इसमें क्लॉक बना लेते हैं, 12 है, 6 है, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मान लो मेरे पास अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock। ये हमारी मिनट हैंड है और ये सेम आवर हैंड है। हमारे पास टाइम कितना हो रहा है? 12 o'clock। आफ्टर 60 मिनट हमारे पास क्या टाइम हो जाएगा? हमारे पास टाइम आ जाएगा 1 o'clock। आफ्टर 60 मिनट्स, हमारे पास क्या टाइम होगा? एक और घड़ी बना लेते हैं, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11। तो टाइम होगा हमारे पास 1 o'clock, मिनट हैंड 12 पे, आवर हैंड 1 पे। यानी कि 60 मिनट्स में, ये जो 60 मिनट्स हमें बनाए हैं, इन 60 मिनट्स में मिनट हैंड की मूवमेंट कितनी थी? 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड हमारी मूव की है वो कितना मूव की है? मिनट हैंड की मूवमेंट कितनी है? हमारी मिनट हैंड जो थी वो 12 पे थी। 60 मिनट्स के बाद उसने एक राउंड पूरा कंप्लीट करके वो अगेन 12 के ऊपर आ गई। यानी कि 60 मिनट्स में हमारी मिनट हैंड ने 60 मिनट स्पेस कवर की है। लेकिन इन 60 मिनट्स में मेरी आर हैंड ने कितनी स्पेस मूव की है? आर हैंड जो थी वो 12 पे थी, आर हैंड अब 1 पे आ गई। आफ्टर 60 मिनट आर हैंड 1 के ऊपर आ गई। तो आर हैंड की जो मूवमेंट थी वो 5 मिनट स्पेस की मूवमेंट थी। तो मिनट हैंड ने कितना गेन कर लिया? मिनट हैंड कितनी स्पेसिस गेन कर रही है? मिनट हैंड जो है वो 55 मिनट स्पेस गेन कर रही है। 55, दोनों का डिफरेंस 55 मिनट स्पेस। ठीक है, किसका गेन है ये? हमारे पास मिनट हैंड का गेन है। मैंने क्या लिखवाया था? यही लिखवाया था, फिर से देख लो। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारे पास? इन 60 मिनट्स मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट स्पेसेस ओवर आवर हैंड। 60 मिनट्स में मिनट हैंड का जो गेन है वो 55 मिनट्स का गेन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लॉक के अंदर। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन, इस पॉइंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक। मैं कहता हूं हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एट व्हाट टाइम between 1 and 2 both the hands coincide का मतलब ओवरलैप, एक के ऊपर एक। ठीक है, 1 and 2 के बीच में दोनों हैंड कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, एट व्हाट टाइम, किस टाइम पे वो कोइंसाइड करेंगी? तो इसको करने के लिए जब भी मेरे पास कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए, मुझे सबसे पहले क्लॉक ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं क्लॉक ड्रॉ करके बताऊंगा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि मुझे क्लॉक ड्रॉ करने की बार बार जरूरत ना पड़े, पेपर में क्लॉक ड्रॉ करने की जरूरत ना रहे मुझे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। यहां 12 है, बिल्कुल सामने 6, दिस साइड 3, यहाँ 9 और बाकी 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10 एंड 11, ये आ गया मेरे पास। मुझे टाइम दे रखा था 1 to 2, 1 से 2 के बीच में। जब भी मुझे टाइम दे रखा होगा कि इस टाइम के बीच में कोइंसाइड निकालना है, ओवरलैपिंग निकालनी है मुझको दोनों हैंड्स की, तो मैं जो लोअर टाइम होगा इसको ड्रॉ करूंगा, 1 o'clock जो है वो ड्रॉ कर लूंगा क्लॉक के ऊपर। अगर मुझे टाइम दे रखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5, तो 4 o'clock ड्रॉ कर लूंगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 to 8, 7, तो 6 o'clock ड्रॉ कर लूंगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10, तो 9 o'clock को ड्रॉ कर लेंगे। तो जो भी मुझे क्वेश्चन दे रखा होगा, ये पहले वाला 1 o'clock, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 o'clock हमारी मिनट हैंड जो है वो, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो 12 पे होगी, और जो आर हैंड है वो हमारी 1 पे होगी, दिस 1 पे। बोलो ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे सबसे पहले जो हमारी आर हैंड की पोजीशन है उसे फिक्स कर दो, आर हैंड को नहीं हिलाना। तो आर हैंड जो थी वो मेरे पास 1 पे है, यानी कि वो 5 मिनट स्पेस के ऊपर है, 5 मिनट स्पेस। द पोजीशन ऑफ द आर हैंड इज एट 5 मिनट स्पेस, वो 5 मिनट स्पेस के ऊपर है, उसको फिक्स कर दो, उसको नहीं हिलाना मुझको। अब ओवरलैपिंग के लिए हमारी मिनट हैंड को कितना मूव करना पड़ेगा, ये मेरी मिनट हैंड है, इसे कितना मूव करना पड़ेगा, कितना मूव करना पड़ रहा है, 5 मिनट्स मूव करने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी मिनट हैंड को 5 मिनट्स कवर करने पड़ेंगे ओवरलैपिंग के लिए। लेकिन अगर मेरी मिनट हैंड 5 मिनट आगे मूव करेगी, आर हैंड तो थोड़ा सा आगे और चली जाएगी ना, आर हैंड जो है वो थोड़ा सा आगे और मूव कर जाएगी। ठीक है, तो वही चीज निकालनी है मुझको कि एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड कोइंसाइड। हमने क्या किया, अपनी आर हैंड को फिक्स कर लिया 5 मिनट स्पेस पे। ओवरलैपिंग के लिए मिनट हैंड को ये 5 मिनट कवर करने हैं। वो कैसे कवर करेगी, जो मैंने अभी पॉइंट लिखवाया था कि ये जो 55 मिनट का गेन था, गेन बाय मिनट हैंड, ये कितनी देर में था उसका, 60 मिनट में था, 60 मिनट में। 1 मिनट का गेन कितनी देर में हो जाएगा, 1 मिनट का गेन 60/55, इसकी कटिंग करते हैं 5 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 12/11 मिनट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 12/11 मिनट। तो ये जो 5 मिनट का गेन होगा ये कितनी देर में हो जाएगा, 5 मिनट गेन बाय मिनट हैंड इन 12/11 into 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या टाइम आ जाएगा, 12 into 5, 60 डिवाइडेड बाय 11। मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5/11 मिनट। इट मीन 5/11 मिनट, 5/11 मिनट past 1, both the hand coincide, exactly overlap, 5/11 मिनट। जो भी ऑप्शन में होगा 5/11 मिनट, दैट इज माय आंसर। ठीक है, अगर कहोगे सर हमें सेकंड्स भी निकालने हैं, तो हम इस 5/11 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, ये 5/11। नाउ दिस 5/11 को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 60 करके, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5/11 into 60। बोलो ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 11। तो कितना हो जाएगा ये, 11 2 का 22, 80, 11 7 का 77, 3/11 सेकेंड्स, यानी कि 5 मिनट 27 seconds, but not exactly 5 minute 27 seconds, 5 minute 28 seconds, not exactly 5 minute 28 seconds, यानी कि क्लॉक्स
1 और 2 के बीच में जो हमारी क्लॉक है वो 1 और 2 के बीच में कब ओवरलैप करेगी? 1:05 27 सेकेंड्स एंड 28 सेकेंड्स के बीच में। 27 सेकेंड्स और 28 सेकेंड्स के बीच में जो टाइम है, अगर मैं उसे 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसके थर्ड पार्ट के ऊपर जाके एग्जैक्टली ओवरलैप होगी। ठीक है, तो इतने जो है नियरेस्ट के ऊपर ऑप्शंस नहीं आएंगी, या तो ऑप्शन मेरे पास 5/11 ही होगी, या ऑप्शन मेरे पास 5 मिनट 27 सेकेंड्स या 5 मिनट 28 सेकेंड्स, कुछ भी है अप्रोक्सीमेट, तो दैट इज माय आंसर। नियरेस्ट टू 5 मिनट 27 सेकेंड्स है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं सेम। एट व्हाट टाइम बिटवीन, एक और क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 बोथ द हैंड कोइंसाइड। 4 to 5 बोथ द हैंड कोइंसाइड। ठीक है, या फिर इसकी जगह मान लो मुझे एग्जामिनर ने दे रखा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 4:30। 4 to 4:30 बोथ द हैंड कोइंसाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो 4 o'clock ही ड्रॉ करना है दोनों केस में, तो मैं 4 o'clock ड्रॉ कर लेता हूं। ये 12 है, 6 है, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। 4 o'clock के लिए सबसे पहले हमारी जो मिनट हैंड है उसकी पोजीशन 12 पे होगी और आर हैंड की 4 पे होगी। 4 o'clock। अब 4 o'clock में हमारे पास आर हैंड की पोजीशन क्या है, क्योंकि आर हैंड को मैंने फिक्स करना है, उसे नहीं हिलाना। आर हैंड की पोजीशन जो है दैट इज 20 मिनट स्पेस के ऊपर है। 20 मिनट स्पेस आर हैंड, मिनट हैंड को नहीं देखना मुझे। ओवरलैप के लिए हमारी मिनट हैंड को मूव करना पड़ेगा, कितनी स्पेसिस मूव करनी पड़ेंगी उसको? 20 मिनट स्पेस मूव करनी पड़ेगी। 20 मिनट स्पेस जो है उसे कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे 20 मिनट स्पेस यानी कि 20 मिनट के ऊपर गेन कैलकुलेट करना है कि 20 मिनट के ऊपर मिनट हैंड का कितना गेन है। तो क्या लिखवाया था मैंने? 12/11, तो 12/11 into 20। ठीक है, कितना आ गया सॉल्व कर लेते हैं। 12 का 240 डिवाइडेड बाय 11, डिवाइड करते कितना आ गया? 11 2 का 22, 20 हो गया। 11 1 का 11, 9/11 यानी कि 21 9/11 मिनट past 4 both the hands minute hand and the hour hand coincide, overlap. At what time between 4 to 5? 21 9/11 minute past 4। 12/11 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, 240/11 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? 21 9/11 आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 8:30 to 9, at what time between 8:30 to 9 both the hand coincide, both the hands यानी कि minute hand and the hour hand coincide at what time between 8:30 to 9। अब एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए 8:30 दे रहा है, 8:30 दे रहा है, मैंने 8:30 नहीं ड्रॉ करना है। 8:30 से पहले जो मेरे पास एग्जैक्ट आर था दैट इज 8 o'clock, तो मुझे 8 o'clock ही ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम फिर से 8 o'clock ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्लॉक है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। तो 8 o'clock को ड्रॉ करने के लिए हमारी मिनट हैंड की पोजीशन 12 पे है और आर हैंड जो है वो हमारी 8 पे ऊपर होगी। तो 8 के ऊपर आर हैंड की पोजीशन क्या है? 8 के ऊपर क्या होता है? 8 into 5 40 मिनट स्पेस।
हमारी जो आर हैंड है वो 40 मिनट स्पेस के ऊपर है, तो 40 मिनट के ऊपर हम गेन कैलकुलेट कर लेंगे। गेन के लिए मैंने फिर से वही लिखवाया था 12/11 इंटू 40 मिनट स्पेस के ऊपर गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना हो गया मेरे पास 12 इंटू 480/11 डिवाइड करते हैं कितना हो गया 11 4 का 44 40 आ गया, 11 3 का 33, 7/11 मिनट पास्ट 8, 43 7/11 मिनट पास्ट 8 बोथ द हैंड कोइंसाइड। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो भी पूछा हुआ है कि इन बिटवीन मुझको ये चेक करना है कि कब एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे होंगी या ओवरलैप करेंगी या कोइंसाइड करेंगी। तो सबसे पहले हम लोअर वाला जो टाइम होगा, जैसे 8:30 था तो मुझे 8:30 नहीं 8 o'clock ड्रॉ करना है, 4 to 5 था तो मुझे 4 o'clock ड्रॉ करना है। तो 4 o'clock ड्रॉ करने के बाद हमने आर हैंड की पोजीशन निकाल ली कि कौन सी पोजीशन पे आर हैंड है, कौन से कितने मिनट स्पेस के ऊपर वो बैठी हुई है। जितने मिनट स्पेस के ऊपर हमारी आर हैंड होगी उसके ऊपर हम गेन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, हमने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे? 2 पॉइंट्स लिखे थे मैंने कि इन 60 मिनट्स मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट स्पेसिस ओवर आर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या था मेरे पास, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है अब हमारे पास थर्ड पॉइंट कहते कि इन एवरी आवर बोथ द हैंड कोइंसाइड वंस। In every hour, both the hand coincide once. In every hour, both the hands, both मतलब minute hand and our hands, both the hands coincide या ओवरलैप वंस। हर घंटे में एक बार ओवरलैपिंग होगी ही होगी। ठीक है, बट 11 टाइम्स इन 12 आवर्स। 12 घंटों में जो है वो 11 बार ओवरलैपिंग होगी, एक बार कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ या कहां कम हुआ वो देखते हैं। एंड 22 टाइम्स इन अ डे, क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होंगे, 12 घंटों के हमारे पास 2 स्लॉट्स होते हैं। तो फर्स्ट 12 आवर्स में 11 टाइम्स, नेक्स्ट 12 आवर्स में भी 11 टाइम्स, तो 11 + 11 22 हो गया। तो 24 आवर्स में हमारी ये जो हैंड्स हैं वो कितनी बार कोइंसाइड करेंगी? 22 टाइम्स कोइंसाइड करेंगे। कहाँ कम होता है वो देखते हैं। मैं एक क्लॉक लेके आया था आपके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ कि अभी टाइम 9 o'clock हो रहा है, तो 9 और 10 के बीच में ओवरलैपिंग कहाँ पे है? 9 और 10 के बीच में। यहां पे ओवरलैपिंग होगी इन बिटवीन 9 और 10। ठीक है, और एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी इसकी ओवरलैपिंग की, वो मैंने आपको अभी करवा दिया था कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 बोथ द हैंड कोइंसाइड, वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, देन 1 टाइम कोइंसाइड हो गया, देन 10 o'clock हो गया मेरे पास, टाइम 10 o'clock हो गया 1 टाइम। देन 10 to 11 में देखते हैं। 10 to 11 में ये ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे इन बिटवीन 11 to 12, इन बिटवीन ये 10 to 11 सॉरी 10 to 11 देख रहे थे, तो 10 to 11 यानी कि 11 से थोड़ा सा पहले जो है वो ओवरलैप कर गया। देन 11 o'clock हो गया। अब नेक्स्ट चेक करना है मुझको, नेक्स्ट 2 आवर्स की बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे 11 to 1, ये 2 घंटे हैं मेरे पास। अब इन 2 घंटों में कितनी बार जो है वो ओवरलैपिंग होगी वो देखते हैं। 11 to 1 के बीच में 12 o'clock पे ओवरलैपिंग होगी, देन 1 o'clock, देन 1 o'clock। यानी कि हमारे पास जब टाइम 11 to 1 होगा, 11 to 1 होगा, ये 2 hours हैं। इन 2 hours में ओनली 1 टाइम ओवरलैपिंग होगी, 1 टाइम। कब होगी? एट 12 o'clock, 12 o'clock के ऊपर। यानी कि इन 2 घंटों में एक बार जो है वो ओवरलैपिंग कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि हम देख रहे थे कि 1 से 2 के बीच में वो 1 से थोड़ा सा आगे ओवरलैपिंग होगी, 2 से 3 के बीच में 2 से भी थोड़ा सा टाइम आगे जाके ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास कि ओवरलैपिंग कितनी देर के बाद होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये था कि 11 घंटों क्या कहते हैं 12 घंटों में 11 बार ओवरलैपिंग है, और एक दिन में इन अ डे हमारे पास 22 टाइम्स ओवरलैपिंग है। एक बार जो है ये कहाँ कम हुआ था, वो हमारे पास ये था कि 11 to 1 के बीच में जो था वो इन 2 घंटों में 1 टाइम ओवरलैपिंग थी। कब थी? एट 12 o'clock के ऊपर थी। अब एग्जामिनर मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है, या फिर मैं आपसे अब एक कोई क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। मैं कहता हूं कि मॉर्निंग 7 AM टू 3 PM के बीच में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? मॉर्निंग 7 AM टू 3 PM के बीच में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? The hands of the clock, minute hand and the hour hand, overlap how many times in between 7 AM to 3 PM? तो 7 to 8 के बीच में 1 टाइम, 8 to 9 1 टाइम, 9 to 10 1 टाइम, 10 to 11 1 टाइम, 10 to 11 1 टाइम, सॉरी बेटा, 10 to 11 1 टाइम, देन 11 to 1। अब 11 to 12 नहीं होगा, 12 to 1 नहीं होगा, 11 to 1 टाइम कहां पे? 12 o'clock पे, देन 1 to 2 1 टाइम, एंड 2 to 3 1 टाइम। तो कितने टाइम्स हो गया मेरे पास ये? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 AM to 3 PM के बीच में हमारे पास जो है वो 7 टाइम्स ओवरलैप होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 टाइम्स जो है वो हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो होंगी वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक हमारे पास टाइम कितना था? 8 आवर्स थे। 7 से 8 9 10 11 12 1 2 3, टोटल कितने आवर्स थे मेरे पास? 8 आवर्स थे। इन 8 आवर्स में 7 टाइम्स ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि इन 2 घंटों में एक बार ओवरलैप हुआ था 11 to 1 के बीच में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट नंबर कितना आ गया? ये पॉइंट नंबर 3 था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। Point number 4. Both the hands are at right angle. Both the hands are at right angle. Right angle का क्या मतलब हो गया? Yes. यानी कि both the hands are at 90 डिग्री। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी कि दोनों हैंड्स के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होगा। या फिर बोथ द हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। चलो, बोथ द हैंड्स आर एट राइट एंगल कब? when they are exactly 15 minutes space apart. When they are exactly
15 minutes space apart। 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा अगर दोनों हैंड्स के बीच में 15 मिनट का गैप होगा। ठीक है, दोनों हैंड्स के बीच में कितना स्पेस का गैप होगा? 15 मिनट स्पेस का गैप होगा। कहता है इट हैपन्स ट्वाइस इन एवरी आवर। इट हैपन्स ट्वाइस इन एवरी आवर या इन 1 आवर, इन एवरी आवर, यानी कि हर घंटे में, एवरी आवर में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ट्वाइस, इट हैपन्स ट्वाइस इन एवरी आवर, हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 12 घंटों में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था? 12 into 2 24 टाइम्स बनना चाहिए। बट इट हैपन्स ट्वाइस इन एवरी आवर, बट 22 टाइम्स इन 12 आवर्स। बोलो ठीक है, हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, बट 12 घंटों में 22 बार 22 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनता है। 2 बार कम हो गया। ठीक है, एंड 44 टाइम्स इन अ डे, 44 टाइम्स इन ए डे, क्योंकि डे में, एक दिन में 12-12 घंटों के 2 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो 12 घंटों में 22 बार, अगले 12 घंटों में 22 बार, 22 + 22 44 टाइम्स हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है एक दिन में। ठीक है, अब यहां कहां कम हो रहा है वो चेक करते हैं। ठीक है, इट हैपन्स ट्वाइस इन एवरी आवर, बट 22 टाइम्स इन 12 आवर एंड 44 टाइम्स इन ए डे। चलो हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम जो है वो मान लो 1 o'clock है। अब 1 to 2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 1 to 2, 1 to 2, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इनके बीच में अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, 15 मिनट स्पेस अपार्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली कब होगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके देख लेंगे बोर्ड पे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बना है। ये 1 टाइम 90 डिग्री का एंगल है, एंड सेकेंड टाइम 90 डिग्री का एंगल कुछ यहाँ पे ये बन जाएगा 90 डिग्री का। तो 1 to 2 के बीच में 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बना है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 o'clock हो गए, 2 o'clock, यानी कि अब हम बात करते हैं 2 to 4 की। 2 to 4, ये कितने आवर्स है मेरे पास? ये 2 आवर्स हैं। इन 2 आवर्स में कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था? 4 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। कितनी बार बन रहा है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1 टाइम, देन ये हमारे पास सेकेंड टाइम एट 3 o'clock, एंड ये हमारे पास जो है वो थर्ड टाइम 90 डिग्री का एंगल, देन 4 o'clock, देन 4 o'clock। यानी कि 2 to 4 के बीच में हमारे पास 2 घंटे होते हैं, और इन 2 घंटों में हमारे पास जो है वो 3 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बना है। 3 टाइम्स, 1 टाइम कम हो गया। 2 to 4 के बीच में 2 घंटे हैं, 3 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे एक बार जो है यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, एट 3 o'clock पे कॉमन हो गया मेरे पास। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इन बिटवीन 2 to 3 कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? 2 to 3 1 टाइम बनेगा। इन बिटवीन 3 to 4 कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा? 3 to 4 के बीच में भी 1 टाइम बनेगा, और एक बार 3 o'clock पे बन जाएगा। एक बार 3 o'clock पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 टाइम यहाँ कम हो गया 12 आवर्स में से, एंड सेकेंड टाइम कब कम हो जाएगा? जब हमारे पास टाइम क्या होगा? 8 to 10 होगा। 8 to 10, ये भी मेरे पास 2 आवर्स हैं, और इन 2 आवर्स में भी हमारे पास 3 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे
9 o'clock पे कॉमन हो जाएगा, 9 o'clock पे। बोलो ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर से। 4 to 5 के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा? देखो 1 टाइम तो यहाँ बन गया जब 4 5 के नियर अबाउट होगा ये 1 टाइम, देन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे सा सेकेंड टाइम, एंड देन हमारे पास 5 o'clock। तो एवरी आवर में हमारे पास 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, इन सिचुएशन को छोड़ के 2 to 4 एंड 8 to 10 को छोड़ के। तो 8 to 10 में चेक करना है तो 8 o'clock, 8 बजा लेते हैं हम अपनी घड़ी पे, ये हो गया हमारे पास 8 o'clock हो गया ना। 8 to 10 में देखते हैं कि कब हमारे पास कितने टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारे पास 1 टाइम 90 डिग्री एंगल, 1 टाइम 90 डिग्री एंगल हो गया। देन हमारे पास ये 9 o'clock पे सेकेंड टाइम 90 डिग्री का एंगल हो गया। देन हमारे पास ये जो है ये थर्ड टाइम 90 डिग्री का एंगल हो गया। देन 10 o'clock, देन 10 o'clock, यानी कि 8 to 10 के बीच में भी मेरे पास जो है वो 2 आवर्स हैं, और इन 2 आवर्स में भी 3 टाइम्स जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना है। 9 o'clock पे कॉमन हो गया। तो 12 आवर्स में मेरे पास 2 बार 90 डिग्री का एंगल कहाँ कम हुआ था? एक बार 2 to 4 के बीच में और एक बार 8 to 10 के बीच में। अदरवाइज इनको छोड़ के बाकी हर घंटे में, हर आवर में, एवरी आवर में 2 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब दोनों हैंड्स एग्जैक्टली 15 मिनट स्पेस अपार्ट होंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर एग्जामिनर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमारे पास मॉर्निंग 7 AM टू 6 PM के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे भी आप फिर अब कर लोगे। अब हो जाएगा कि 7 to 8 के बीच में 2 टाइम्स, 8 to 10 के बीच में 3 टाइम्स, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6 ये है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। कैलकुलेट कर लो, हमारे पास जो है मालूम लग जाएगा कि इतनी बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। 2 + 3 5 7 9 11 13 16 17 18 19 20 कितने टाइम्स बनेगा? 20 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 both the hands are at 90 degree, both the hands are at 90 degree, are at 90 degree। अब जैसे कि हमने किया था at what time between 1 to 2 both the hands are coincide, सेम वैसा ही है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 both the hands are at right angle, तो सबसे पहले हम 5 o'clock ड्रॉ कर लेंगे। तो 5 o'clock ड्रॉ करते हैं, घड़ी बनाते हैं 5 o'clock। ये 12 है, 6 है, 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। सबसे पहले हमने 5 o'clock ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरी मिनट हैंड की पोजीशन है और ये मेरी आर हैंड की पोजीशन है, दिस वन। आर हैंड अभी कौन सी पोजीशन पे है? 25 मिनट स्पेस के ऊपर है। इसे फिक्स कर दो, इसको नहीं हिलाना मुझको। आर हैंड को फिक्स कर दिया, उसे नहीं हिलाना। तो क्या करेंगे हम? यहां से 15 मिनट बैक चले जाओ। ठीक है, यहां से हम 15 मिनट पीछे चले जाते हैं, तो हमारे पास मिनट हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी? हमारी मिनट हैंड की पोजीशन ये होनी चाहिए थी। मिनट हैंड जो है वो 10 मिनट स्पेस के ऊपर होनी चाहिए थी, 10 मिनट स्पेस। कैसे आया? 25 में से मैंने 15 माइनस कर लिया, 10 आ गया।
25 में से 15 माइनस किया, 10 आ गया। अब अगर मेरी मिनट हैंड यहां से यहां तक 10 मिनट मूव करती है तो आर हैंड भी तो आगे चली जाएगी। तो मुझे 10 मिनट के ऊपर गेन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? अगेन वही 12/11 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 120/11। तो कितना आ गया ये? 11 1 का 0 का 10/11। तो 10/11 मिनट पास्ट 5 बोथ द हैंड कोइंसाइड। दोनों हैंड्स जो होंगी मिनट हैंड एंड आर हैंड वो कोइंसाइड करेंगी। लेकिन सेकेंड टाइम 90 डिग्री का एंगल इस साइड को भी तो बन सकता है। 5 10 15 यानी कि जब मेरे पास जो मिनट हैंड है उसकी पोजीशन ये हो जाए 40 मिनट स्पेस, तो मैं 40 मिनट स्पेस के ऊपर भी गेन कैलकुलेट करूंगा। तो 40 मिनट स्पेस के ऊपर गेन कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा? हमने पहले भी किया था। 12/11 इंटू 40 इज इक्वल टू 480/11। 11 4 का 44, 40 आ गया। 11 3 का 33, 7/11 यानी कि 43 7/11 मिनट पास्ट 5 बोथ द हैंड कोइंसाइड। दोनों आंसर हो सकते हैं आपके पास। कब? 10/11 मिनट पास्ट 5, 43 7/11 मिनट पास्ट 5 बोथ द हैंड कोइंसाइड। दोनों हैंड कोइंसाइड करेंगे। ठीक है। अगर एग्जामिनर ने मुझे इस क्वेश्चन में 5 o'clock की जगह मान लो मुझको यहाँ पे 5:30 दे रखा होता, यहाँ पे मुझको 5:30 दे रखा होता, अगर मुझे 5:30 भी दे रखा है तो इन दैट केस भी मैं 5 o'clock ही ड्रॉ करूंगा। हमने 5 o'clock ही ड्रॉ करना है। लेकिन फिर ये वाला आंसर नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि 10/11 मिनट जो है वो 5:30 और 6 के बीच में नहीं लाई करता। तो इन दैट केस मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर होगा। कौन सा? 43 7/11 मिनट, 43 7/11 मिनट पास्ट 5, यही आंसर होगा। 10/11 मिनट जो है ये नहीं होगा, क्योंकि दिस टाइम इज बिफोर 5:30, वो 5:30 से पहले का टाइम होगा। यानी कि 5:30 to 6 के बीच में कितनी बार कोइंसाइड करेंगी? 1 टाइम। कब करेंगी? 43 7/11 मिनट पास्ट 5। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ठीक है। क्या है पॉइंट नंबर 5? both the hands are in same straight line, same straight line। सेम स्ट्रेट लाइन के दो मतलब होते हैं। नंबर 1, जब दोनों हैंड्स कोइंसाइड कर रही हैं तब भी तो सेम स्ट्रेट लाइन में है, या दोनों हैंड जो हैं वो अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट टू ईच अदर। अगर आपको सेम स्ट्रेट लाइन की बात की है तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट होंगी, जब वो कोइंसाइड करेंगी तब भी, जब वो अपोजिट टू ईच अदर होंगी वो भी। ठीक है। चलो अब 6th पॉइंट करते हैं। both the hands are opposite to each other, both the hands are opposite to each other, अपोजिट टू ईच अदर कब होंगी? जब उनके बीच में एग्जैक्टली 30 मिनट स्पेस होंगी, यानी कि when they are exactly 30 minute space apart। ठीक है। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास सभी टाइम जो है वो 10 o'clock है, 30 minute space, this one opposite to each other, अप्रोक्सीमेट 10 20 से थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है। तो एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर
जब उनके बीच में 30 मिनट स्पेस होंगी या दोनों हैंड्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल, सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट हैपन्स वंस इन एवरी ईयर, इट हैपन्स वंस in 1 hour या every hour and 11 times in 12 hour, 11 times in 12 hours। ठीक है, it happen once in every hour and 11 times in 12 hour and 22 times in a day। Good, 22 times in a day, और एक दिन में यानी कि 24 घंटों में 22 टाइम्स अपोजिट टू ईच अदर होंगे। ठीक है, अब यहां कहां कम हो गया, अगर हर घंटे में एक बार अपोजिट टू ईच अदर है तो 12 घंटों में तो 12 बार होना चाहिए था, कहां कम हो रहा है, तो चेक कर लेते हैं कहां कम हो रहा है। हमारे पास टाइम 10 to 11 के बीच में ओनली 1 टाइम अपोजिट टू ईच अदर, इसके बाद 11 o'clock, 11 to 12 के बीच में यहाँ पे हमारे पास 1 टाइम, देन 12 o'clock, 12 to 1 के बीच में देखते हैं, 12 to 1 के बीच में ये 1 टाइम, देन 1 o'clock, 1 to 2 के बीच में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अपोजिट टू ईच अदर, देन 2 o'clock, 2 to 3 के बीच में यहां पे हमारे पास अपोजिट टू ईच अदर है, देन 3 o'clock, 3 to 4 के बीच में अपोजिट टू ईच अदर, देन 4 o'clock, 4 to 5 के बीच में ये अपोजिट टू ईच अदर, देन 5 o'clock। हर घंटे में एक बार नहीं अपोजिट टू ईच अदर है, यानी कि 30 मिनट स्पेस है पार्ट या 180 डिग्री का एंगल उनके बीच में। तो कम कहां हो रहा है, अब 5 to 7 नेक्स्ट 2 आवर्स की बात करते हैं। 5 to 7, 5 to 7 अपोजिट टू ईच अदर, नाउ अपोजिट टू ईच अदर 6 o'clock के ऊपर, देन 7 o'clock तक नो, कहीं पे अपोजिट टू ईच अदर नहीं आएंगे, यानी कि इन 2 घंटों में हमारे पास, कौन से 2 घंटों में, 5 से 7 बजे के बीच में, 5 to 7 के बीच में हमारे पास 2 आवर्स हैं। इन 2 आवर्स में 1 टाइम अपोजिट टू ईच अदर है, 1 टाइम, कब, एट 6 o'clock पे। इनको छोड़ के हर घंटे में हमारे पास जो है होंगे अपोजिट टू ईच अदर दोनों हैंड्स होंगी। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 9 PM तक कितनी बार अपोजिट टू ईच अदर होंगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन, at what time between 8 to 9 both the hands are in same straight line, in same straight line। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास बात हुई थी एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9, तो 8 o'clock ड्रॉ करना है सबसे पहले मेरे को। हमने एक घड़ी बना ली, 12, इधर 6 आ गया, इधर 3 आ गया, 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, तो 8 o'clock ड्रॉ करते हैं। हमारी मिनट हैंड जो है वो 12 पे है और आर हैंड जो है वो 8 पे है। तो आर हैंड की पोजीशन क्या है, आर हैंड को फिक्स करना है, हिलाना नहीं है, दैट इज 40 मिनट स्पेस के ऊपर है, 40 मिनट स्पेस।
अब अपोजिट टू ईच अदर, सबसे पहले अपोजिट टू ईच अदर निकाल लेते हैं, अपोजिट टू ईच अदर। तो अपोजिट टू ईच अदर के लिए हमें मिनट हैंड कहाँ चाहिए, इसके बिल्कुल 30 मिनट्स बैक। 40 में से 30 माइनस करते हैं 10 के ऊपर, यानी कि यहां पे 10 मिनट स्पेस। तो 10 मिनट स्पेस के ऊपर गेन कैलकुलेट करो। गेन कैसे कैलकुलेट होगा, 10 इंटू 12 अपॉन 11, दैट इज 120 अपॉन 11, एंड दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 11 मिनट पास्ट 8। 10 upon 11 minute past 8. Both the hand coincide. Oh, sorry. Both the hands opposite to each other. दोनों hands are 30 minutes space apart. Both the hands are at 180 degree. या both the hands are in same straight line. ठीक है। अब coincide के में क्या हो जाएगा, coincide के केस में हमारी जो मिनट हैंड है वो यहां से पूरा सर्कल कवर करके सेम इस पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि वो 40 तो 40 पे आ जाएगी। लेकिन जब हमारी मिनट हैंड 40 मिनट्स मूव करेगी, आर हैंड आगे जा चुकी होगी, तो हमें 40 पे भी गेन कैलकुलेट करना है। तो 40 पे कितना गेन हो जाएगा, 40 इंटू 12 अपॉन 11, अभी कैलकुलेट किया था, ये भी कितना गया 480 अपॉन 11, दैट इज 43, 7 अपॉन 11 मिनट पास्ट 8। इन दोनों पोजीशन पे हमारे पास जो है वो क्या होंगे, ये जो हैंड्स हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन में होंगी। ठीक है। अगर एग्जामिनर ने मुझे कहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 बोथ द हैंड्स आर इन सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, तो इन दैट केस मैंने ये चीज नहीं कैलकुलेट करनी थी, फिर तो सिर्फ मैं क्या करूंगा, अपोजिट टू ईच अदर ही कैलकुलेट करूंगा। अगर एग्जामिनर कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 बोथ द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तो भी मैं यही कैलकुलेट करूंगा, कोइंसाइड कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये जो थी हमारे पास, ये था जब दोनों हैंड जो है वो क्या कर रही हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रही हैं, या अपोजिट टू ईच अदर है, या सेम स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और क्वेश्चन एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 to 6 both the hands are 3 minute space apart, 3 minute space apart। ठीक है। सबसे पहले जब मैंने किया था कोइंसाइड, यानी कि उन दोनों हैंड्स के बीच में 0 मिनट स्पेस थी, अपार्ट थे। जब मैंने कहा 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यानी कि वो 15 मिनट स्पेस अपार्ट है। जब हमने 180 डिग्री का एंगल बनाया या फिर अपोजिट टू ईच अदर था, तो उन दोनों हैंड्स के बीच में 30 मिनट स्पेसिस थी, यानी कि 30 मिनट स्पेस अपार्ट। अब मेरे पास है कि बोथ द हैंड्स आर ओनली 3 मिनट्स अपार्ट, तो क्या करेंगे, अगेन 5 to 6 की बात की है, तो हम सबसे पहले 5 वो क्लॉक ड्रॉ कर लेंगे। ये 12 है, 6 है, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो 5 ओ क्लॉक के लिए मिनट हैंड जो है वो 12 पे है, और आर हैंड की पोजीशन 5 पे, यानी कि 25 मिनट स्पेस अपार्ट, स्पेस 25 मिनट स्पेस के ऊपर है, अपार्ट नहीं, 25 मिनट स्पेस है। अब 3 मिनट्स अपार्ट के लिए, क्योंकि इसको तो मैंने फिक्स कर दिया, इसको तो हिलाना नहीं है, आर हैंड को तो हम हिला नहीं रहे हैं। अब मिनट हैंड की पोजीशन क्या होगी, ताकि दोनों हैंड्स के बीच में 3 मिनट्स का गैप आ जाए। मिनट हैंड की कौन सी पोजीशन होगी ताकि मेरे पास दोनों हैंड्स के बीच में 3 मिनट्स का गैप हो, तो मिनट हैंड जो है वो कुछ इस पॉइंट पे होगी। 25 में से 3 माइनस करते हैं, 22 मिनट स्पेस। हमारी ये पोजीशन किसकी होगी, मिनट हैंड की होगी। या फिर 25 में 3 ऐड कर लो,
अगर मैं 25 में 3 ऐड करता हूं तो मिनट हैंड की पोजीशन ये भी हो सकती है, दैट इज 28 मिनट स्पेस। ठीक है, 25 में 3 ऐड किए 28 आ गया, 25 में से 3 माइनस किए 22 आ गया। अब इन दोनों के ऊपर मुझको गेन कैलकुलेट करना है, इन दोनों के ऊपर गेन कैलकुलेट करना है। तो 12/11 इंटू 22, 11 2 का 12 2 का 24, यानी कि ये तो मेरे पास आ गया 24 मिनट पास्ट 5। बोथ द हैंड्स आर एग्जैक्टली 3 मिनट स्पेस अपार्ट। 5:24 पे 24 मिनट पास्ट 5, बोथ द हैंड्स आर 3 मिनट स्पेस अपार्ट। अब 28 पे कैलकुलेट कर लो, 28 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 11। 12 8 का 96, 9 कैरी, 12 2 का 24, 33 डिवाइडेड बाय 11, 3 का 33, 0 6/11 मिनट पास्ट 5, यानी कि 36/11 मिनट पास्ट 5। बोथ द हैंड्स आर 30 मिनट, बोथ द हैंड्स आर 3 मिनट स्पेस अपार्ट। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कुछ चेंज कर दिया, उसने कहा कि 5:30 to 6, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 to 6 बोथ द हैंड्स आर 3 मिनट्स अपार्ट, तो मैं क्या करूंगा, 5:30 to 6 के बीच में निकालना है। तो ये नहीं कहना कि 5:30 to 6 के बीच में 22 और 28 तो आ ही नहीं रहा, मैं गेन कैलकुलेट करूंगा। 22 का गेन 24 आया, वो तो 5:30 से पहले का टाइम है, ये तो इग्नोर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने 28 के ऊपर गेन कैलकुलेट किया तो वो मेरे पास 36/11 मिनट आ गया, तो दिस टाइम इज आफ्टर 5:30। ठीक है, तो 36/11 मिनट पास्ट 5, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 3 मिनट स्पेस अपार्ट। तो इन दैट केस मेरा आंसर सिर्फ यही होता, अगर 5:30 to 6 के बीच में एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, चलो ये तो थी मेरे पास जब हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? सेकंड टाइप में मैं कहता हूं कि मान लो मुझको ये दे रखा है, एक क्लॉक दे रखी है, एक क्लॉक है, ये 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ये मिनट हैंड है 12 के ऊपर। ये दोबारा 12 के ऊपर कब आएगी, कितनी देर के बाद 12 के ऊपर आएगी? ये 12 पे है, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके मिनट हैंड अगेन 12 पे आ रही है, यानी कितनी देर के बाद? 60 मिनट्स के बाद मिनट हैंड जो है वो अगेन सेम पोजीशन 12 पे आ जाएगी, यानी कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। 360 डिग्री जो स्पेस है वो मूव करके अगेन सेम पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा इसका? 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 6 डिग्री का एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आर हैंड की, बात करते हैं आर हैंड। ये मिनट हैंड था, ये आर हैंड। अब मान लो आर हैंड 12 पे है, आर हैंड दोबारा पूरा ये कवर करने के बाद 12 पे कब आएगी? आफ्टर 12 आवर्स। कितनी देर के बाद आएगी? 12 आवर्स के बाद आएगी, यानी कि जो आर हैंड है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बना रही है, वो 12 घंटों में, 12 आवर्स में। तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो?
360 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 30 डिग्री का। तो जो हमारी आर हैंड है वो 1 घंटे में 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी आर हैंड? ये 60 डिवाइड हो गया, दैट इज हाफ डिग्री या फिर 0.5 डिग्री का एंगल होगा। दिस ये इंपॉर्टेंट। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का, आर हैंड जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल हो गया? हाफ डिग्री का एंगल हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द एंगल formed by hour hand and minute hand when the clock indicate 7:20 7:20 हुए, तो उस टाइम पे दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में। तो 7:20 इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। तो 7:20, तो सबसे पहले मिनट हैंड की पोजीशन हमारे पास ये होगी 20 मिनट स्पेस के ऊपर। आर हैंड कहाँ पे होगी? 7 o'clock से थोड़ा सा आगे होगी, 7 o'clock से थोड़ा सा आगे। ये 7:20। मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया था कि जो हमारी मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो? 5 मिनट में 6 × 5 30 डिग्री का। यानी कि अगर मेरी मिनट हैंड 12 पे है, अब मेरी मिनट हैंड 1 पे आ जाए, ये कितने मिनट्स हो गए? ये हो गए मेरे पास 5 मिनट स्पेस होगी। तो 5 मिनट स्पेस के ऊपर कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 30, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि 1 मिनट में 6 डिग्री, 5 मिनट में 6 × 5 30 डिग्री का। अगर मैं आर हैंड की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं मैं आर हैंड की बात करता हूं, तो आर हैंड में क्या हो जाएगा? मान लो मेरी आर हैंड 12 पे है, मेरी आर हैंड 1 पे कितनी देर के बाद आएगी? हमारी आर हैंड 12 पे है, अब हमारी आर हैंड 1 पे कितनी देर के बाद आएगी? वो 1 घंटे के बाद आएगी, 1 आवर में आएगी। तो हमारी आर हैंड जो है वो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इट मीन जो हमारे पास 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 12 एंड 1, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का एंगल होगा। ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 30 डिग्री का। चलो अब हमारा जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। This question, what is the angle between R hand when the clock indicates 7:20? तो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 4 to 5 ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? 30 डिग्री का। 5 to 6 ये कितने डिग्री का एंगल है? 5 to 6 के बीच में, ये भी 30 डिग्री का। 6 to 7 ये कितने डिग्री का हो गया? 6 to 7 के बीच में, ये भी 30 डिग्री का हो गया। इट मीन माई एंगल इज 30 मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि 7:20 की बात है और आर हैंड की पोजीशन ये है मेरे पास। आर हैंड जो है वो कौन सी पोजीशन पे है? इस पोजीशन पे है। अब ये कैसे निकालेंगे कि ये रिमेनिंग जो है वो कितने डिग्री का एंगल होगा? जब एग्जैक्टली 7 o'clock थे, तो हमारी मिनट हैंड कहां थी? ये मिनट हैंड थी और ये हमारी आर हैंड थी। आर हैंड कहां पे थी? 7 पे थी। आर हैंड को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक आने के लिए हमारी आर हैंड को कितना टाइम लगा है? इस पोजीशन तक, ये यहां से यहां तक, ये हमारी आर हैंड को यहां से यहां तक आने के लिए 20 मिनट लगे हैं।
क्योंकि अब टाइम 7:20 है, तो हमारी आर हैंड इस पोजीशन पे है। जब 7 बजे थे तो हमारी आर हैंड यहां पे थी, यानी कि आर हैंड ने ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल, ये उसने 20 मिनट्स में बनाया। हमारी आर हैंड जो है वो 1 मिनट में ½ डिग्री का एंगल बनाती है। तो 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा आर हैंड ने? ½ × 20 दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री का एंगल बनाया होगा। तो दिस एंगल इज, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 10 डिग्री का हो गया। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द आर हैंड? व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड व्हेन क्लॉक इंडिकेट्स 7:20? 10 + 30 + 30 + 30 इज इक्वल टू 100 डिग्री। 100 डिग्री का एंगल होगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन क्लॉक इंडिकेट 3:40 मिनट? 3:40। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 and 11, ठीक है। 3:40 मिनट हैंड की पोजीशन क्या है? मिनट हैंड जो है वो 8 के ऊपर होगी, ये 40 मिनट स्पेस के ऊपर, 40 मिनट स्पेस के ऊपर। हमारी आर हैंड की पोजीशन क्या होगी? आर हैंड 3 और 4 के बीच में होगी। ये आर हैंड की पोजीशन है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अब कितना डिग्री का एंगल होगा? ये कितने डिग्री का एंगल हुआ? 30 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल है? ये भी 30 डिग्री का है। 5 to 6 के बीच में ये भी 30 डिग्री का हुआ। 4 to 5 के बीच में ये भी 30 डिग्री का हुआ। अब प्रॉब्लम यहां पे है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जब एग्जैक्ट 3 o'clock थे तो हमारी आर हैंड की पोजीशन क्या थी? जब एग्जैक्ट 3 o'clock थे तो हमारी आर हैंड जो थी वो 3 के ऊपर थी। हमारी आर हैंड को यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा? हमारी आर हैंड को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए 40 मिनट्स लगे हैं। 40 मिनट्स। तो आर हैंड 40 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ½ डिग्री का एंगल बनाती है वो 1 मिनट में। 40 मिनट्स में 40 × ½ इज इक्वल टू 20 डिग्री का एंगल। तो ये अबव वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल 20 डिग्री का होगा। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करेंगे? नीचे वाला एंगल 20 डिग्री का लिख लेंगे। नो, जब 3 o'clock थे आर हैंड यहां पे थी, जब 3:40 हो गए आर हैंड यहां पे आ गई, तो जो एंगल कैलकुलेट होगा वो ये वाला एंगल कैलकुलेट होगा, अबव वाला। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। पिछले क्वेश्चन में क्या था मेरे पास? पिछले क्वेश्चन में मेरे पास जब 7 o'clock थे तो यहाँ पे आर हैंड थी, 7:20 पे यहाँ आ गई, तो एंगल ये वाला ही कैलकुलेट होगा 7 और 7:20 के बीच में। यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास जब 3 o'clock थे हमारे पास आर हैंड की पोजीशन ये थी, 3:40 पे ये होगी, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट होगा। तो ये मेरे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया? 20 डिग्री का एंगल आ गया। ये रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये टोटल एंगल 30 डिग्री का होता है। ये रिमेनिंग एंगल मेरे पास बिलो वाला 10 डिग्री का हो जाएगा ये। तो ये टोटल एंगल कितने का हो गया मेरे पास? अब 30 + 30 60, 30 90, 30 120 + 10 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 3:40? 130 डिग्री एंगल। कितना डिग्री का एंगल होगा? 130 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। इसके अलावा आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाट इज द टाइम व्हेन क्लॉक इंडिकेट, कुछ क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। व्हेन क्लॉक इंडिकेट 4:45, व्हाट इज द एंगल व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 9:25, क्लॉक इंडिकेट 10:35, when the clock indicate 3:35, ठीक है। ये खुद ट्राई करोगे, 3-4 क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट टाइप के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस कैसे करनी है? जैसे कि हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इन
इफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड एट इंटरवल ऑफ 65 मिनट्स, जो कहता ओवरटेकिंग है वो 65 मिनट्स के बाद हो रही है। हाउ मच अ डे डज द क्लॉक गेन और लूज? अ डे मीन 24 आवर्स में कितना गेन या कितना लूज होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं आपको 2 घड़ियां बनाता हूं। इस क्वेश्चन के ऊपर हम फिर दोबारा आएंगे। हमारे पास मान लो एक वॉच घड़ी है, क्लॉक है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। इसमें 12 o'clock हो रहे हैं। तो ये मेरी मिनट हैंड है और ये मेरी आवर हैंड है, और जो टाइम है वो 12 o'clock है। 12 o'clock। आफ्टर 60 मिनट्स हमारे पास कितना टाइम हो जाएगा? एक दूसरी घड़ी बनाते हैं। ठीक है, आफ्टर 60 मिनट कितना टाइम होगा मेरे पास? 1 o'clock होगा। तो एक दूसरी घड़ी बनाते हैं 1 o'clock के लिए। 1 o'clock। यहाँ 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है गया, 4, 5, 6 भी है, 7, 8, 9, देन 10, देन 11। 1 o'clock तो हमारी मिनट हैंड की पोजीशन 12 पे और आवर हैंड की पोजीशन 1 पे। यहां पे मेरे पास जो था वो 12 o'clock है और 60 मिनट्स के बाद 1 o'clock हो गया। अब हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 to 2 बोथ द हैंड कोइंसाइड। 1 to 2 के बीच में 1 to 2 के बीच में कोइंसाइड कब होगा? तो हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कब होगा? 12, 6, 3, 9, 1, 2। तो जो हमारा ओवरटेकिंग थी वो कब थी? 1 से थोड़ा सा आगे। 5/11 मिनट के ऊपर ओवरटेकिंग थी। यानी कि इस टाइम से कितनी देर के बाद ओवरलैपिंग होगी? 1 o'clock के बाद कितनी देर के बाद ओवरटेकिंग थी? 5/11 मिनट पे ओवरटेकिंग थी। यानी कि पहले ओवरटेकिंग मेरी 12 o'clock पे थी, यहां पे 12 o'clock पे ओवरलैपिंग थी, कोइंसाइड थे। नेक्स्ट ओवरलैपिंग कब है? नेक्स्ट ओवरलैपिंग मेरे पास 1:05 मिनट पे है। यानी कि ओवरटेकिंग कितनी देर के बाद हुई है? 60 + 5, 5/11। यानी कि यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बोथ the hands coincide after every 65 5/11 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि ओवरटेकिंग जो है वो 65 5/11 मिनट के बाद होती है। ठीक है, जैसे कि मेरी यहां पे ओवरटेकिंग जो थी वो कब थी? 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मेरे पास 1 पे ओवरटेकिंग कब थी? जब 5/11 था। यहां पे ओवरटेकिंग कब हो जाएगी? अब 65 5/11 मिनट के बाद और ओवरटेकिंग होगी, तो 60 मिनट के बाद तो एग्जैक्ट यही टाइम होगा 60 मिनट के बाद। तो इसमें 5/11 अगर मैं और ऐड कर देता हूं, 5/11 में अगर मैं 5/11 और ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 और 5/11 + 5/11 10/11। तो जब मैंने 10 के ऊपर गेन कैलकुलेट किया था तो मेरे पास यही गेन आया था, 10/11। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे अब यहां पे ओवरटेकिंग चाहिए थी 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में हम कैसे कैलकुलेट करना था? मैंने 3 के ऊपर गेन कैलकुलेट करना था। 3 यानी कि 15 मिनट स्पेस के ऊपर।
तो ठीक है, अगेन मेरे पास 10/11 के बाद नेक्स्ट ओवरटेकिंग अगेन 65 5/11 मिनट पे होगी। तो अगर मैं इस टाइम में 60 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास सेम टाइम आ जाएगा 3:10 10/11 मिनट। लेकिन इसमें 5/11 और ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कितना ऐड करना है इसमें मुझको, 10/11 में अगर मैं 5/11 ऐड करता हूं तो 10 + 5 15, 10/11 + 5/11 15/11। लेकिन अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 15 + 1 4/11। तो ये 1 और 15 ऐड किए तो मेरे पास कितना आ गया, 16 4/11। यानी कि अगर मैं यहां पे 15 के ऊपर गेन कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 4/11 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन ये जो था कि ओवरटेकिंग कितनी देर के बाद था, तो ओवरटेकिंग जो है दैट इज आफ्टर एवरी जो ओवरटेकिंग है वो हमेशा 65 5/11 मिनट के बाद ही ओवरटेकिंग होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था मेरे पास, जो हमने क्वेश्चन लिखा था, ये क्वेश्चन था कि इफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक overtakes if the minute hand of the clock overtake the hour hand at the interval of 65 minutes, कि जो overtaking है वो कितनी देर के बाद है, 65 मिनट्स के बाद है, 65 मिनट्स। how much in a day does the clock gain or lose? एक दिन में जो हमारी क्लॉक है वो कितना गेन या लूज करेगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ हिडन इंफॉर्मेशन गिवन थी। क्या थी हिडन इंफॉर्मेशन, वो देखते हैं। ठीक है, चलो यहां पे हमारे पास दो घड़ियां गिवन थी, एक हमारे पास करेक्ट वॉच थी, एक हमारे पास रॉन्ग वॉच थी। एक हमारे पास करेक्ट वॉच थी और एक मेरे पास रॉन्ग वॉच थी। जब हमारे पास करेक्ट वॉच में 65 मिनट्स हो गए, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि गलत घड़ी और करेक्ट वॉच या रॉन्ग वॉच दोनों को मैंने 12 o'clock पे फिक्स कर दिया कि दोनों को टाइम सेम बना दिया। अब हमारे पास जो करेक्ट वॉच है उसने अभी 65 मिनट्स मूव किए हैं। 65 मिनट्स मूव करने के बाद मतलब हो गया कि अभी हमारी जो करेक्ट टाइम है वो 1:05 हुए हैं। ठीक है, मैंने दो घड़ियां थी, दोनों घड़ियों को सेम टाइम फिक्स कर दिया 12 o'clock। हमारी जो करेक्ट वॉच है उसमें अभी 65 मिनट्स स्पेंड हुए हैं 12 o'clock के बाद, तो उसमें टाइम कितना हो गया, 1:05 हो गए। लेकिन जो गलत घड़ी थी वो ओवरटेक कर गई। तो ओवरटेकिंग कितनी देर के बाद होगी, यानी कि गलत घड़ी ने 65 5/11 मिनट मूव कर गई हो। हमारी करेक्ट वॉच में अभी 65 मिनट्स है और गलत घड़ी ने 65 5/11 मिनट मूव कर लिए। यानी कि हमारी जो गलत घड़ी है वो करेक्ट वॉच से आगे चल रही है, फास्ट चल रही है, तेज चल रही है। तो इट मीन अगर हमारे पास जो गलत घड़ी है उसमें 65 5/11 मिनट मूवमेंट है, तो इट मीन ये जो गलत घड़ी है वो एक दिन में गेन करेगी, लूज नहीं करेगी, गेन करेगी। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि गेन करना कि लूज। अगर मेरे पास जो ओवरटेकिंग है वो मान लो 66 मिनट पे होती, कि हमारी जो घड़ी है वो 66 मिनट पे ओवरटेकिंग कर रही है, आफ्टर एवरी 66 मिनट के बाद वो ओवरटेक कर रही है, तो करेक्ट वॉच में 66 मिनट हो जाते और गलत घड़ी अभी 65 5/11 मिनट पे ही है। तो इट मीन जो करेक्ट वॉच है वो आगे चलेगी और जो गलत घड़ी है वो अभी ओवरटेकिंग पोजीशन पे है। तो इन दैट केस हमारे पास जो क्लॉक होती है वो लूज करती है। ठीक है, यानी कि अगर जो टाइम गिवन है, ओवरटेकिंग गिवन है गलत घड़ी के लिए, अगर वो
इस टाइम से पहले का टाइम है 65, 5/11 से पहले का टाइम है, जैसे कि ये 65 है तो गेन होगा। अगर इस टाइम से आगे का टाइम होता, जैसे 66 मिनट या 67 मिनट होता, तो हमारे पास जो क्लॉक थी वो लूज पर डे करती। अब कितना गेन कर रही है, कितना लूज कर रही है, दैट इज सिंपल यूनिटरी मेथड। वो सिंपल यूनिटरी मेथड होगा। कैसे? 65 मिनट में कितना गेन है? 65 मिनट में हमारी गलत घड़ी 65 मिनट में कितना गेन कर रही है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज। इस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर लो। 65 5/11 में से 65 माइनस कर लो तो मेरे पास कितना रह जाएगा? 5/11 रह जाएगा। 5/11 मिनट, यानी कि हमारी गलत घड़ी 65 मिनट में 5/11 मिनट गेन कर रही है। 1 मिनट में कितना गेन करेगी? दैट इज 5/11 इंटू 65, डिवाइड कर लिया मैंने। इन अ डे, एक दिन में कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 24 इंटू 60 मिनट्स। तो 24 इंटू 60 मिनट्स में कितना गेन करेगी? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5/11 इंटू 65 इंटू 24 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके जो आएगा दैट इज द आंसर। उतने मिनट जो है वो ये क्या करेगी? हमारी गलत घड़ी गेन करेगी। तो किस पे कट होता है? 5 1 का 5 3 का 13 कट नहीं होता, 11 कट नहीं होता। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया? इज इक्वल टू 0 6 4 24 2 12 प्लस 2 14, नीचे कितना आ गया? 143, ये आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इनको। कितना आ जाएगा? 143 1 का 143, 10 आ गया, नहीं जाता। 0 0 10 डिवाइडेड बाय 143 मिनट, यानी कि ये जो हमारी रॉन्ग वॉच है वो एक दिन में 10/143 मिनट्स गेन करके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये क्या है क्वेश्चन? ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली। विच गेन्स यूनिफॉर्मली का मतलब है कि एक्चुअल टाइम से वो कॉन्टिन्यूसली गेन कर रही है, यानी कि वो एक्चुअल टाइम से फास्ट चल रही है। जो इस घड़ी की स्पीड है वो फास्ट है कंपैरिजन टू ओरिजिनल वॉच, एक्चुअल वॉच या करेक्ट वॉच। ठीक है, गेन्स यूनिफॉर्मली मतलब फास्ट चल रही है। ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 मिनट स्लो। वो स्लो है, स्लो का मतलब पीछे है, एक्चुअल टाइम से पीछे है। एट नून यानी कि 12 o'clock ऑन मंडे, यानी कि मंडे 12 PM पे हमारी ये जो घड़ी है वो स्लो है। कितना स्लो है? 2 मिनट स्लो है, यानी कि 2 मिनट स्लो का मतलब है कि इस गलत घड़ी में अभी कितना टाइम हो रहा है? इस गलत घड़ी में अभी 11:58 58 मिनट 11:58 टाइम हुआ है और एक्चुअल टाइम 12 PM हो गया। 2 मिनट का गैप है, अभी वो 2 मिनट पीछे है, स्लो है। नेक्स्ट क्या कहा है? एंड 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट एट 2 PM ऑन फॉलोइंग मंडे। फॉलोइंग मंडे यानी कि नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे कितने बजे? 2 PM पे। 2 PM पे हमारी ये जो घड़ी है वो फास्ट होगी, यानी कि एक्चुअल टाइम से आगे चलेगी। कितना आगे चलेगी? 4 मिनट 48 सेकेंड। 4 मिनट 48 सेकेंड, ये इतना आगे चलेगी ये। यानी कि इस गलत घड़ी में अब कितना टाइम हो गया होगा? 2:04
48 सेकेंड, 2:4:48 सेकेंड्स, 2 hour 4 minute 48 सेकेंड उसमें टाइम होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चन क्या पूछा था, एट व्हाट टाइम द वॉच वॉज करेक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब वो 2 मिनट पीछे है फिर वो 4 मिनट आगे चलेगी, तो जब इस गलत घड़ी ने 2 मिनट कवर किए होंगे, तो जब ये 2 मिनट कवर कर चुकी होगी, तो एट दैट टाइम एट दैट पोजीशन द वॉच इंडिकेट करेक्ट टाइम। ये जो घड़ी है वो करेक्ट टाइम शो कर रही होगी। तो कब कर रही होगी, कौन से दिन कर रही होगी, वो मुझको कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले तो ये है कि पहले वो पीछे थी, अब वो आगे चलेगी, यानी कि वो गेन कर रही है। कितना गेन कर रही है और कितनी देर में गेन कर रही है। मंडे टू मंडे 7 डेज हो गए, 12 PM टू 2 PM 2 आवर्स और आगे, यानी कि 7 डेज 2 आवर्स में ये टाइम है। इस घड़ी ने कितना गेन किया होगा, पहले इसने ये 2 मिनट कवर किए होंगे, 2 मिनट कवर करने के बाद वो एक्चुअल टाइम पे आ गई होगी, फिर 2 मिनट कवर करने के बाद वो एक्चुअल टाइम से 4 मिनट 48 सेकेंड आगे चलेगी, तो उसका टोटल गेन कितना हो गया वीक के अंदर। पहले उसने 2 मिनट कवर किए, फिर 4 मिनट और आगे चलेगी, तो टोटल गेन उसका 6 मिनट 48 सेकेंड का गेन हो गया। कितनी देर में, 7 डेज 2 आवर्स में। अब क्या करना है, सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है इसके ऊपर। सिंपल यूनिटरी मेथड कैसे, सबसे पहले यूनिट सेम बनाते हैं। जैसे ये 6 मिनट है, ये 48 सेकेंड्स है, ठीक है, या तो इन सेकेंड्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 6 मिनट प्लस 48 डिवाइडेड बाय 60, कितना हो गया 12 4 का 12 5 का 60, 5 6 का 30, 30 प्लस 4 इज 34/5 मिनट्स आ गया। मैंने यूनिट सेम बना लिया। ठीक है, इस साइड भी यूनिट सेम बना लेते हैं। 7 डेज में कितने आवर्स होते हैं, 7 into 24, 4 7 28, 2 14 plus 2 168 plus 2 is equal to 170 hours। मैंने यूनिट सेम बना लिया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि 2 मिनट का गेन कितने आवर्स में था, 34/5 मिनट का जो गेन था वो इस गलत घड़ी ने 170 आवर्स में कवर किया, 170 घंटों में कवर किया। ये 34/5 मिनट का गेन। 1 मिनट का गेन ये कितनी देर में कवर करेगी, दैट इज 170 डिवाइडेड बाय 34 डिवाइडेड बाय 5, 5 ऊपर चला जाएगा। और 2 मिनट का गेन कितनी देर में कवर करेगी ये, 2 मिनट का गेन, तो दैट इज 170 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 5 इंटू 2, ये आ गया। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कितने आवर्स आ जाएंगे मेरे पास, कितने आवर्स आ जाएंगे, 17 10 का 17, 2 का 34, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू 50 आवर्स आ गया। यानी कि इस रॉन्ग वॉच ने, इस गलत घड़ी ने 50 आवर्स में ये 2 मिनट्स कवर किए होंगे। तो 2 मिनट्स जब उसने कवर कर लिए तो क्लॉक शो करेक्ट टाइम। ठीक है, तो अब 50 आवर्स कब बनते हैं, मंडे 12 PM के बाद ट्यूसडे 12 PM तक हमारे पास कितने आवर्स हो गए, ये 24 आवर्स हो गए। ठीक है, तो ट्यूसडे 12 PM के बाद वेडनेसडे 12 PM तक हमारे पास 24 आवर्स और हो गए। टोटल मेरे पास 48 आवर्स हो गए। मुझे कहां तक जाना है, मुझे 50 आवर्स तक जाना है। तो यानी कि वेडनेसडे 12 PM के बाद मैं 2 घंटे और ऐड कर लेता हूं, टोटल 50 आवर्स हो जाएंगे। तो यानी कि वेडनेसडे 2 PM पे दिस क्लॉक शो, दिस वॉच शो करेक्ट टाइम, वेडनेसडे 2 PM, दैट इज द आंसर। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं क्या किया हमने क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन मेरे पास, ए वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 2 minutes slow at noon on Monday and 4 minute 48 second fast at 2 PM on following Monday।
मैंने क्या किया, मंडे 12 PM पे वो स्लो थी, कितनी स्लो थी, 2 मिनट। नेक्स्ट मैंने लिख लिया नेक्स्ट मंडे कितने बजे, 2 PM पे वो फास्ट यानी कि एक्चुअल टाइम से आगे चलेगी। फास्ट का मतलब एक्चुअल टाइम से आगे, कितना आगे, 4 मिनट 48 सेकेंड। मैंने यहां पे डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, मैंने यहां डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। यहां पे कितना आगे मेरे पास, मंडे टू मंडे 7 डेज एंड 12 PM टू 2 PM 2 आवर्स। तो मेरे पास कितना हो गया, 7 डेज 2 आवर्स आ गया, यानी कि इनको मैंने आवर्स में कन्वर्ट किया तो 170 आवर्स बन गया मेरे पास। यहां कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले वो 2 मिनट स्लो थी, अब वो 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट होगी, तो टोटल गेन जो था वो 6 मिनट 48 सेकेंड का आ गया। मैंने इस 6 मिनट 48 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास जो था 34/5 मिनट्स में मिनट्स आ गया। अब हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया, क्या था यूनिटरी मेथड कि 34/5 मिनट का गेन जो था वो 170 आवर्स में था। 2 मिनट का गेन कितनी देर में होगा, तो 2 मिनट का गेन जो था वो 50 आवर्स में होगा। ठीक है, तो मंडे 12 नून के बाद 50 आवर्स कब जाके कंप्लीट होते हैं, तो मंडे 12 PM के बाद जो 50 आवर्स कंप्लीट होते हैं दैट इज वेडनेसडे 2 PM पे जाके हमारे पास 50 आवर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट्स के हैं, उनका तो कोई एंड ही नहीं है। तो वो हमने आपको जो थी वो शीट में दी थी, असाइनमेंट जो होगी उसमें क्वेश्चंस होंगे, वो आपने कंप्लीट करके रखने हैं। और जो डाउट्स होंगे हम उन शीट की डिस्कशन करेंगे, जब भी हमारी डिस्कशन क्लास होगी तो उसमें आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होता है, जितने मैंने आज क्लॉक्स में करवाया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उनके रिप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। ठीक है, थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में देखते हैं। क्लॉक्स के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है ये भी। ठीक है, तो आपको जो शीट असाइनमेंट दी होगी वो कंप्लीट करनी है। कंटिन्यू, थैंक यू।